हम लोग बात कर रहे थे अनुच्छेद 19 में, और अनुच्छेद 19 में 1A इसको कंप्लीट किया था कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके आयाम, इस पर प्रतिबंध लगाने की शीर्षक, और बात ये भी आई थी कि अगर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसी कानून के माध्यम से किसी अधिकारी को दिया गया, किसी अथॉरिटी को दिया गया, तो उस अथॉरिटी के द्वारा ठीक प्रकार से उस शक्ति का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह भी हो सकता है कि जो कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की शक्ति अथॉरिटी में निहित की गई, वो कानून स्वयं में युक्तिसंगत है, लेकिन कानून के अंतर्गत जो प्रशासनिक आदेश जारी किए गए वास्तव में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कहीं पर सीमित करने के लिए वो गलत जारी किए गए। ये भी संभव है। आपको उदाहरण दिया था कि वीरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जैसे वीरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में राज्य सरकार पंजाब सेफ्टी एक्ट की धारा 2 के मुताबिक ऐसे न्यूज़पेपर जिनमें अनुच्छेद 19(2) में वर्णित आधारों को आकर्षित करने वाले लेख ये प्रकाशित हो रहे हैं, उनके प्रकाशन पर 2 माह तक रोक लगा सकते थे। और वो ये कह सकते थे, यानी राज्य सरकार ये कह सकती थी कि कोई समाचार पत्र इस विषय से संबंधित कोई समाचार, कोई लेख अपने समाचार पत्र में नहीं छापेगा। जो कानून था वो स्वयं में एकदम ठीक था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि राज्य सरकार जब इस शक्ति का इस्तेमाल करे ग्राउंड पर, तब वो कोई ऐसी बात करे जो ना एक्ट के अंतर्गत विधि संगत कही जाए और न ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत उसको विधि संगत कहा जाए। यानी जो प्रशासनिक विवेक है, जिसका इस्तेमाल अधिनियम के अंतर्गत होना है, वो प्रशासनिक विवेक स्वयं में असंवैधानिक ये भी हो सकता है। हालांकि वीरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में तो उसका सेक्शन 3 जो था उसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया था, क्योंकि सेक्शन 3 राज्य सरकार को सशक्त करता था कि वो बाहर से आने वाले समाचार पत्रों को पंजाब में प्रवेश करने से रोक दे, और कोई सीमा सेक्शन 3 में निर्धारित नहीं थी, जबकि सेक्शन 2 में निर्धारित था 2 माह। और सेक्शन 2 के अंतर्गत अगर राज्य सरकार किसी न्यूज आइटम का जो पब्लिकेशन है उसको प्रतिबंधित करती थी, तो उसके अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन देने का हक संबंधित न्यूज़पेपर को प्राप्त था। इसलिए कहा कि प्रोसीजरल सेफगार्ड जो कानून में होने चाहिए वो सेक्शन 2 में मौजूद है, लेकिन सेक्शन 3 में कोई प्रोसीजरल सेफगार्ड मौजूद नहीं है। यद्यपि सेक्शन 3 19(2) के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल कहा जा सकता है, लेकिन उसे उचित विधि नहीं कहा जा सकता। यानी आपको कई आयामों पर यह देखना पड़ेगा कि संबंधित विधि जिसके माध्यम से फंडामेंटल राइट के प्रवर्तन को रोका गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। सेक्शन 144 का उदाहरण दिया गया, जो सीआरपीसी में अब शायद 163, शायद जहां तक हमें याद आता है, ठीक है, बीएनएस से, बाकी आप मिला लेंगे, कोई ऐसी चीज तो है नहीं। जो पुरानी सीआरपीसी में सेक्शन 144 है पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि अर्जेंट न्यूसेंस है, और अर्जेंट न्यूसेंस उसका निवारण जरूरी है, और अगर निवारण किया जाए तो निवारण करने के लिए जो आदेश दिया जाएगा उसकी प्रवृत्ति होगी कि वो बलबे, दंगे, ठीक है, आदि चीजों का निवारण करेगा। इसलिए 144 कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 19(2) लोक व्यवस्था,
सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, इसके अंतर्गत ये मामला भले ही ना आए, लेकिन लोक व्यवस्था इसके अंतर्गत आ जाएगा। जो मामले धारा 144 में आज्ञा जारी करने के लिए आधार के तौर पर वर्णित, वे सिक्योरिटी ऑफ द नेशन इस शीर्षक को भले ही आकर्षित न करें, लेकिन लोक व्यवस्था इस शीर्षक को आकर्षित कर देंगे। वो सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इसे भले ही आकर्षित न करें, लेकिन लोक व्यवस्था इसे आकर्षित कर देंगे। और यह भी हो सकता है कि फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट इसे भी आकर्षित कर दें, लेकिन फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट ये कम से कम 144 से शासन नहीं होता, क्योंकि 144 में कार्रवाई के लिए जो आधार वर्णित किए गए उनमें फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट ये नहीं है। यद्यपि ये सही है कि if you are going to demonstrate against that foreign nation with whom we have a cordial and friendly relations, and you are demonstrating in an absurd manner, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन इसके भी अपने मानक, ठीक है, आप डिमॉन्स्ट्रेशन के नाम पर उनके राष्ट्र प्रमुखों को गालियां दे रहे हो, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन का हक है तो आप डिमॉन्स्ट्रेट करिए, क्या आप गालियां बकेंगे, ठीक है। देन वॉट एवर यू आर डूइंग दैट इज हार्मफुल फॉर द हेल्दी रिलेशन विद दैट फॉरेन स्टेट, तो आपकी गतिविधि सीमित की जा सकती है, लेकिन वो कम से कम 144 में वर्णित नहीं है। लेकिन 144 में जो आधार वर्णित है वे निश्चित लोक व्यवस्था को प्रभावित कर देंगे। और लोक व्यवस्था, इसकी अर्थ पर बात की थी हम लोगों ने, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक पीस, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, ये अगर डिस्टर्ब हो रही तो लोक व्यवस्था का प्रश्न पैदा हो रहा है। तो 144 में जो आदेश दिया जाएगा वो आदेश स्वयं में गलत हो सकता है। 144 ठीक है, ठीक है, 144 तो ठीक है, लेकिन 144 में जो निर्देश दिया जाएगा किसके द्वारा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, क्योंकि ओनली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड एट देयर टू इशू ए ऑर्डर अंडर दैट सेक्शन, ठीक है ना। और हम लोग देखते भी हैं कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वेदर दैट इज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है, वो आदेश जारी करता है। इफ ही इज सेटिस्फाइड, इफ ही इज सेटिस्फाइड, ठीक है, कि इस आदेश की जरूरत है, तो उसे सेटिस्फाई होना चाहिए, और उसे सेटिस्फाई होना चाहिए मीनिंग देयर कोई ऐसा घटनाक्रम मौजूद होना चाहिए जिसके आधार पर उसकी जगह कोई और भी होता, तो यही निष्कर्ष निकालता कि इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई होना जरूरी है। तब तो यह माना जाएगा कि यस ही वाज सेटिस्फाइड, ठीक है ना, तब तो यह माना जा सकता है। हाँ, ये ठीक है कि व्यक्ति अलग अलग साहस और क्षमता के होते हैं, कोई बहुत खतरनाक परिस्थितियों में घबराता नहीं है और कोई सामान्य थोड़ी सी भी परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो घबरा जाता है। लेकिन एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, कम से कम उतना तो होना ही चाहिए। अगर उतना भी नहीं है, यानी स्थिति यह है कि जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस थे उनमें कोई नहीं घबराएगा, और फिर भी आप कह रहे हैं कि आई वॉज सेटिस्फाइड दैट देयर इज कंडीशन रनिंग इन द सोसाइटी इन विच द ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 CRPC was needed, then ठीक है, यू आर टॉकिंग रबिश, ठीक है, बेकार की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने सिर्फ बहाने बनाए हैं, आप सिर्फ बहाना बना रहे हैं।
और बहाना बनाकर 144 की शक्ति का दुरुपयोग करें। नाउ द एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट द डिस्क्रिशन गिवन इन द एक्ट टू द अथॉरिटी, द यूज ऑफ दैट डिस्क्रिशन, दैट इज होली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है ना? तो एक्ट ये स्वयं में ठीक हो सकता है, लेकिन डिस्क्रिशन जिसमें वेस्ट हुआ वो डिस्क्रिशन का एक्सरसाइज गलत हो सकता है। यही चीज हम लोगों ने देखी थी किसमें? ये सार्वमयी में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये ठीक कि यू कैन एंजॉय दैट पावर विच इज गिवन टू यू अंडर आर्टिकल 356। कब? राज्यपाल की इस रिपोर्ट पर या अन्यथा किसी ढंग से यह सूचना पाने पर कि देयर इज अ सिचुएशन रनिंग इन ए स्टेट इन विच द फंक्शनिंग ऑफ दैट स्टेट can't be run according to provisions of constitution. ठीक है? The functioning of that state can't be run constitutionally. Then you can exercise that power which is given to you under Article 356. तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, आपने जिस सूचना के आधार पर इस ताकत का इस्तेमाल किया, वो सूचना जिस सामग्री पर आधारित है, ठीक है, आखिर सूचना भी तो किसी सामग्री पर आधारित होगी, उस सामग्री को हमारे सामने प्रस्तुत करिए और हम लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू करेंगे, लिमिटेड, और ये देखेंगे कि क्या उस सामग्री के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसा है, दुनिया में कोई एक आदमी वो सोच सकता है जो आपने सोचा, या दुनिया में कोई व्यक्ति वो सोच सकता है जिसे सोचने की बात आप कह रहे हो। क्योंकि यदि दुनिया में कोई वैसा उस सामग्री के आधार पर नहीं सोच सकता तो निश्चित आपने भी नहीं सोचा होगा। आप सिर्फ यू आर मियर स्टेटिंग दैट आई हैव थॉट इन सच ए मैनर, आप सिर्फ कह रहे हैं, सोचा आपने भी नहीं। और ऐसी दशा में 356 में दी गई शक्ति के इस्तेमाल का कोई मामला बना ही नहीं, और आपने गलत ढंग से शक्ति का इस्तेमाल किया है। देन वी विल रिवाइव, ठीक है, द असेंबली। ये उन्होंने एसआर बम्बई में फाइंडिंग दी थी, ठीक है, कि हम उस सामग्री को इवेल्युएट करेंगे। हां, एक भी आदमी ऐसा अगर सोच सकता है जैसा आपने सोचा, बस बात खत्म हो गई, बिकॉज इट इज इमरजेंसी पावर। लेकिन इमरजेंसी पावर जिस स्थिति की मौजूदगी पर इस्तेमाल होनी चाहिए वो स्थिति मौजूद थी, ऐसा कम से कम एक आदमी तो कहे। अगर एक भी आदमी वो नहीं सोच सकता जो मौजूद स्थिति के आधार पर आपने सोचा, तो हाउ इट कैन बी सेड कि यू हैव थॉट इन सच ए मैनर? तब तो केवल एक निष्कर्ष निकलता है कि आपने शक्ति का दुरुपयोग किया है, और वास्तव में आपके मन में भी वैसी कोई बात चल नहीं रही थी। ठीक है, तो यह भी संभव है कि एक्ट एकदम ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्शन जिस अथॉरिटी में बेस्ड था उसने जो एक्सरसाइज की वो गलत है। और अक्सर यही होता है, अक्सर ऐसा कम होता है कि एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। जो बहुत उदाहरण मिलेंगे उसमें जो डिस्क्रिप्शन का यूज है वो गलत पाया जाता है। और डिस्क्रिप्शन का यूज कौन करता है? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज।
और डिस्क्रिप्शन का उपयोग गलत करते हैं इसलिए नहीं, ये कुछ सही कर नहीं सकते ऐसा भी नहीं, इसी को धूर्तता कहते हैं। वो जानबूझकर गलत करते हैं, जानबूझकर गलत करते हैं और ऐसी स्थिति ला देते हैं जिसमें सही काम करने के लिए उन्हें कहना ही होगा। और फिर जनता में गलतफहमी निर्मित होना शुरू होती है कि कोर्ट बड़ा, कोर्ट कहीं बड़ा नहीं है, कोर्ट कोई आदेश नहीं देता, कोर्ट सिर्फ यह बताता है कि तुमने वॉट एवर यू हैव डन दैट इज रॉन्ग, वो नहीं किया जा सकता, और जो किया जा सकता है वो ये है। कोर्ट सिर्फ इतना बताता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। हमें याद आता है कि जब हम 20-25 साल के थे तो एक प्रैक्टिस शुरू थी। क्या करते थे, किसी को भी एडहॉक पे रख लिया, किसी को भी रख लिया, और किसे रखते होंगे खुद ही समझ लो, किसे रखते होंगे, जो उनके भतीजे हैं, जो उनके चाचा हैं, जो उनके, किसी को भी रख लिया एडहॉक। बस ये बता दिया कि जो रेगुलर चुनकर आएगा, ठीक है, उसकी जो योग्यता होगी वही योग्यता इनकी। अब ये आप खूब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जानते हैं कि समान योग्यता वाले लोगों में भी एक जीनियस होता है और एक डफर होता है। जितने वकील एलएलबी तो सब हैं, ठीक है, लेकिन सब एक समान योग्यता के हैं। जितने डॉक्टर हैं, एमबीबीएस, एमडी, एमएस, ये तो सब हैं, सब एक ही समान योग्यता के हैं। क्या किया, अपने घर वालों को रख लिया और चलने दिया 10-12 साल। उसके बाद वो कोर्ट पहुंच गए और कहा साहब हम तो इतने दिनों से काम कर रहे हैं। शुरुआती दौर में उनको कंफर्म किया गया, ठीक है, कहा गया कि इक्विटी, साम्य इनके पक्ष में अराइज हो गई है, इतने दिन हो गए इन्हें काम करते हैं, और अब इन्हें रेगुलर एम्प्लॉय मान लिया। 1-2 मामलों में जैसे ही ऐसा हुआ, बाढ़ आ गई। फिर ये अपॉइंटमेंट का एक ढंग ये बना लिया उन लोगों ने जो एग्जीक्यूटिव में थे। और उसके बाद उमा देवी थर्ड आया, जब हम लोगों ने उनसे तोले पढ़ा था, फिर उमा देवी थर्ड डिसाइड हुआ और कहा नहीं, कतई नहीं चलेगा, ठीक है, एडहॉक अपॉइंटमेंट इमरजेंसी का है, आप इस ढंग से उपयोग नहीं कर सकते। तो जो आपको अधिकांश उदाहरण मिलेंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन के दुरुपयोग के यही मिलेंगे। अधिकांश मामलों में एक्ट असंवैधानिक नहीं होता। अब हम लोग दूसरी स्वतंत्रता कहता शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, ठीक है, अनुच्छेद 19(1) है जिसमें 6 स्वतंत्रताएं वर्णित हैं, तो एक तो निकल गया। अब आपको प्री में अक्सर ये पूछा जाता है कि वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के शीर्षक कहां दिए, तो वो तो आपको याद रहता है 19(2). फिर उन्होंने पूछ दिया कि कोई पेशा, कोई वृत्ति, कोई आजीविका, कोई व्यापार अपनाने की जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगाने का हेड कौन सा है, 5 है, 6 है, 4 है। अब आपको गिनना मुश्किल होता है, तो सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि 19(1) में 6 स्वतंत्रताएं, जिनमें से पहली वाक्य में व्यक्ति की है, उसमें 19(2), इसमें वर्णित शीर्षकों के आधार पर प्रतिबंध लगेंगे। दूसरी है निशस्त्र एवं निरायुध होकर एकत्रित होने की स्वतंत्रता, उसमें नीचे क्रम यहां भी तो रहेगा, तो 19(3), ठीक है। तीसरी है संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और इसमें अमेंडमेंट आए, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने का हक ये भी आ गया। ये भी पूछा जाता है कि किस स्वतंत्रता को अमेंड किया गया है और उसमें क्या जोड़ा गया है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी
के फॉर्मेशन की स्वतंत्रता जोड़ी गई है 19C में, अब तीसरी हो गई, लेकिन 19(1) में तो सारी स्वतंत्रता ही वर्णित है, तो 2 और 3 निकल चुका है, तो 19(4) इसमें प्रतिबंध लगाने के हेड 19(4) में आ गए। और भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, और भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, ये 2 ऐसी स्वतंत्रताएं हैं जो एक साथ ही चलेंगी। अगर भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता ही तुम्हें नहीं होगी, तो भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बसोगे कैसे? पहले जाओगे तभी तो बसोगे। निवास करने की और बस जाने की स्वतंत्रता, निवास करना अलग बात है और बस जाना अलग बात है, लेकिन निवास करो या बस जाओ, ठीक है ना, दोनों के लिए जाना तो जरूरी है। जब तक जाओगे ही नहीं तब तक बसोगे और निवास कैसे करोगे? इसलिए दोनों के लिए 19(5), ठीक है। और पेशा, वृत्ति, उपजीविका तो 19(6) हो ही गया। इस ढंग से जब आप देखेंगे तो प्रतिबंध लगाने के शीर्षक किस स्वतंत्रता पर कहां दिए गए, इसे याद करना कठिन नहीं है, लेकिन जरूरी है कि आपको 6 स्वतंत्रताएं क्रमवार याद हो, और उन्हें भी क्रमवार याद करने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें भी सिर्फ समझ लेने की जरूरत है। तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता, निशस्त्र एवं निरायुध होकर एकत्रित होने की स्वतंत्रता। निशस्त्र एवं निरायुध होकर जब आप एकत्रित होते हैं तो अक्सर नहीं, लगभग सदैव कुछ अभिव्यक्त करने के लिए ही निशस्त्र एवं निरायुध होकर एकत्रित होते हैं, चाहे वो जुलूस हो, चाहे वो धरना हो, चाहे वो प्रदर्शन हो, और इवन अगर शोक व्यक्त करने के लिए भी आप इकट्ठा हुए तो वहां भी जो एकत्रीकरण है वो अभिव्यक्ति के लिए ही है, ठीक है। अभिव्यक्ति के बिना सामान्य तौर पर कोई एकत्रीकरण होता ही नहीं। इसलिए इस स्वतंत्रता के उपयोग और उपभोग के संबंध में बहुत केसला नहीं है, क्योंकि जब भी निशस्त्र एवं निरायुध होकर एकत्रित होने की स्वतंत्रता को बाधित किया जाता है, तब क्या होता है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हो ही जाती है। और तब जो चैलेंज मिलता है वो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर मिलता है। और आप 19(3) में आधार देखेंगे तो लोक व्यवस्था, ठीक है ना, आप देखें 19(3) कहता कि भारत की प्रभुता और अखंडता और लोक व्यवस्था के हितों में युक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती हो वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि राज्य को बनाने से निवारित नहीं करेगी। और ठीक है, सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन और पब्लिक ऑर्डर, ये दोनों ही विषय 19(2) में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के शीर्षक के तौर पर वर्णित है। यानी कमोवेश जो निशस्त्र एवं निरायुध होकर एकत्रित होने की स्वतंत्रता है, इसका उपभोग भी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के उपभोग के लिए ही किया जाता है, ठीक है ना। और उस पर जब प्रतिबंध लगाया जाता है तो अधिकांश मामलों में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने के लिए ही लगाया जाता है। और अगर वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है तो ऑटोमेटिकली वो प्रतिबंध इस स्वतंत्रता के उपभोग पर जो प्रतिबंध लगाएगा उसे भी
उसी श्रेणी का बना देगा जिस श्रेणी का वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में होगा। अर्थात वहां अयुक्ति संगत होगा तो यहां भी अयुक्ति संगत होगा, यहां युक्ति संगत होगा तो वहां भी युक्ति संगत होगा, और आधार सेम ही है। ठीक है ना। इसलिए इस स्वतंत्रता के संबंध में बहुत ज्यादा विवाद पर्टिकुलरली इसी स्वतंत्रता को लेकर हुए हों, ऐसा नहीं हुआ है। और इसीलिए आपकी टेक्स्ट बुकों में इस स्वतंत्रता के संबंध में कोई बहुत विस्तार से वर्णन नहीं दिया गया है। ठीक है, विस्तार से वर्णन हो भी नहीं सकता। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई है, इसीलिए नहीं। लेकिन एक पक्ष इसका है, जिस पक्ष पर अगर प्रतिबंध लगाया जाए तो वो वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता से भिन्न प्रकार का होगा। कहता है निशस्त्र एवं निरायुध होकर एकत्रित होने की स्वतंत्रता आपको है, लेकिन कहां? क्योंकि निशस्त्र एवं निरायुध होकर आप एकत्रित होना चाहते हैं तो किसी स्थान पर होंगे। ठीक है, कहां एकत्रित होंगे? अरे किसी स्थान पे ही तो होंगे, मंदिर हो, मस्जिद हो, मैदान हो, कुछ तो होगा जहां पे एकत्रित होंगे। तो कुछ लोगों ने, एक मुकदमा हुआ हिम्मत लाल वर्सेस पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली है, या पुलिस कमिश्नर है दिल्ली है या और कहीं का है, ये देखना पड़ेगा। इसमें प्रश्न ये था कि क्या रेलवे की संपत्ति पर आप निशस्त्र एवं निरायुध होकर एकत्रित हो सकते हैं? क्योंकि बिकॉज यू आर सेइंग दैट इट इज आवर फंडामेंटल राइट दैट वी कैन यूनाइट एंड असेंबली at anywhere. If we are going to assemble the assembly unarmed, ठीक है, तो हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते। And all of you are well known with this fact that fundamental rights are enforceable against the state. That state which is explained under Article 12. और वहां रेलवे ये स्टेट माना जाएगा। Now, if you are saying, अगर आप ये कहते हैं कि शाहजहांपुर की कलेक्ट्रेट में हम निशस्त्र एवं निरायुध होकर एकत्रित होने की स्वतंत्रता रखते हैं, ठीक है, तो अगर आपको इस स्वतंत्रता का अबाध उपयोग करने दिया जाए, आप निशस्त्र एवं निरायुध होकर एकत्रित होने की बात कर रहे हैं और वाकई आप निशस्त्र एवं निरायुध हैं, लेकिन संख्या ये निर्धारित नहीं है। आप 1 लाख की संख्या में वहां पहुंच गए, तो जो रूटीन कामकाज है वो कैसे चलेगा? वो चल ही नहीं सकता। और जब वो नहीं चलेगा तो इस स्तर का क्षोभ उन लोगों को होगा, अनवेंस इस स्तर की उन लोगों को होगी जो अपने काम लेकर, अपनी शिकायतें लेकर, अपनी फरियाद लेकर जिला मुख्यालय तक आए होंगे, और देन लोक व्यवस्था की समस्या पैदा होती। अब यहां लोक व्यवस्था की समस्या पैदा हुई, लेकिन उसका वाक्य व्यक्ति की स्वतंत्रता से कोई ताल्लुक नहीं। हम आपको इकट्ठा होने से नहीं रोक रहे हैं, आपको भी इकट्ठा हो, फैक्ट्री स्टेट ग्राउंड में हो, ठीक है, आपको प्रदर्शन ही तो करना है, वहां करिए। आप डिमॉन्स्ट्रेट ही तो करना चाहते हैं, करिए। यहां क्यों करेंगे आप? ठीक है, तो क्या किसी को गवर्नमेंट प्रेमिसेस में निशस्त्र एवं निरायुध होकर एकत्रित होने की स्वतंत्रता है? यह प्रश्न जब उच्चतम न्यायालय तक गया
तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये स्वतंत्रता किसी को नहीं, ठीक है, कि वो गवर्नमेंट प्रेमिसेस में निशस्त्र एवं निरायुध होकर एकत्रित होने की जिद करे। और इसीलिए आप देखेंगे शाहजहांपुर में उन्होंने क्या कहा है कि जो रामलीला ग्राउंड है, जो जीआईसी का खेल मैदान है, सारे धरना प्रदर्शन वहीं होंगे, ठीक है, कलेक्ट्रेट में नहीं होंगे, ठीक है। आपको निशस्त्र एवं निरायुध होने की होकर एकत्रित होने की स्वतंत्रता है, बट यू कैन एंजॉय दैट फ्रीडम। वी आर नॉट गोइंग टू restrict your freedom. You can assemble, you may assemble, but not here, ठीक है, because it is the government premises. आपको यहां निशस्त्र एवं निरायुध होकर एकत्रित होने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन एक बात कही है उच्चतम न्यायालय ने कि अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी है और उसका प्रथा और रूढ़ी के आधार पर प्रदर्शन आदि के लिए उपयोग होता रहा है, तो फिर उस जगह का निशस्त्र एवं निरायुध होकर एकत्रित होने की स्वतंत्रता के उपभोग के लिए उपयोग किया जाएगा, उसे मना नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये चीज सिमिलर बात हम लोगों ने कहा पड़ी थी। यद्यपि ये ठीक है कि देश का जो जनरल लॉ होता है उससे सुप्रीम कोर्ट जो फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है, यानी अनुच्छेद 32 की शक्तियों का इस्तेमाल करता है, तब देश का जनरल लॉ सुप्रीम कोर्ट को गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां फंडामेंटल राइट की रक्षार्थ कोई आदेश, कोई निर्देश और कोई रिट जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें आती हैं, यह जारी करने का हक सुप्रीम कोर्ट को होगा। और प्रक्रिया, उसके लिए क्या लिखा? समुचित तरीके से, यानी कोई प्रक्रिया भी नहीं, जिस प्रक्रिया को वो समुचित माने उस प्रक्रिया। तो शक्ति अप्रतिबंधित है, देश का सामान्य कानून उनकी शक्ति को शासित नहीं कर सकता। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों मामलों में कहा है कि चूंकि कानून आवश्यक रूप से लोकहित की साधना के लिए ही बनता है, पब्लिक इंटरेस्ट, इसी में कानून होता है, कोई कानून नहीं हो सकता, या तो वो कानून नहीं होगा और या पब्लिक इंटरेस्ट इसको साधेगा। ये असंभव है कि वो कानून भी हो और पब्लिक इंटरेस्ट को साधे ना, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। भगवान है तो आवश्यक रूप से कृपालु होगा, ये हो ही नहीं सकता कि भगवान हो और कृपालु न हो, ये संभव ही नहीं है, पैराडॉक्सियल है, ये हो ही नहीं सकता। तो कुछ चीजें हो ही नहीं सकती। तो चूंकि उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है, इसलिए जब वे फंडामेंटल राइट के बारे में भी डिसाइड करते हैं तो देश के सामान्य कानूनों में जो बुद्धि या जो अच्छा विचार अभिव्यक्त हुआ है उससे वे प्रेरित होते रहते हैं। और इस रूप में आप देखेंगे तो इंडियन ईस्टमेंट एक्ट का सेक्शन 18 धारा 18 वो बात करती है, कहते भी बिल्कुल ठीक है कि भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की धारा 18 सुप्रीम कोर्ट को शासित नहीं कर रही, लेकिन वहां जो लेजिस्लेटिव पॉलिसी है उस लेजिस्लेटिव पॉलिसी से वे प्रेरित हो सकते हैं और होते ही हैं। तो इंडियन ईस्टमेंट एक्ट की धारा 18 क्या कहती थे? रूढ़िक सुखाधिकार। वो कहते थे कि रूढ़ि से भी सुखाधिकार क्रिएट हो सकते हैं। हम लोग वहां पढ़ते हैं कि सुखाधिकार कैसे कैसे पैदा हो सकता है और सुखाधिकार कैसे कैसे खत्म हो सकता है। सुखाधिकार क्या होता है, आवश्यकता के सुखाचार क्या होते हैं, और सुखाचार सदृश अधिकार कौन से होते हैं, ये भी सेक्शन 13 है और बड़ा इंपॉर्टेंट है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेंस में इंडियन ईस्टमेंट एक्ट होता है,
आवश्यकता के सुखाचार और आवश्यकता के सुखाचार सदृश अधिकार, ये वहां लिखा है। तो वहां कहा है कि रूढ़िक सुखाचार हो सकते हैं, और सुखाचार ये अपने में क्या है, जबकि आप अपनी किसी अचल संपत्ति के लाभप्रद एवं फायदाप्रद, और लाभप्रद एवं फायदाप्रद ये भी ना कहें, अधिक लाभप्रद अधिक फायदाप्रद, हो सकता है आप उपभोग कर रहे हो उस अचल संपत्ति का, फायदाप्रद ही कर रहे हो, लेकिन अधिक फायदाप्रद और अधिक लाभप्रद उपभोग सुनिश्चित हो सकता है यदि आपको किसी अन्य की अचल संपत्ति पर वो अधिकार उपभोग करने की स्वतंत्रता मिल जाए जो पिछले 20 वर्ष से, 20 ही है ना, धारा 15 में चिरभोगाधिकार 15 है, शायद 15 या 20, इसमें से एक है, ठीक है, क्योंकि चिरभोग से भी सुखाधिकार का अर्जन होता है। ये इंडियन इन्वेस्टमेंट एक्ट की धारा 15 ही है, शायद 15 में लिखा, ठीक है। तो अगर लगातार आप किसी अन्य की संपत्ति पर किसी सुखाधिकार का उपभोग करते चले आ रहे हो, तो वो सुखाधिकार यानी वो अधिकार जो आपको अपनी अचल संपत्ति के अधिक फायदाप्रद उपभोग को सुनिश्चित करने के लिए समर्थ बनाता है, वो आपका सुखाचार मान लिया जाएगा। और अगर सुखाचार मान लिया गया तो फिर वो संपत्ति जिस पर आप इस सुखाचार का उपभोग कर रहे हो, जिसे सुखाधिकार अधिनियम में अनुसेवी सर्विएंट हेरिटेज कहा गया है, ठीक है, उसका स्वामी आपके इस सुखाचार पर कोई प्रतिबंध लगा ही नहीं सकता। और आपकी ये जो संपत्ति है जिसके अधिक फायदाप्रद उपभोग के लिए ये सुखाचार उपभोग हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं, डोमिनेंट हेरिटेज या अधिष्ठायी संपत्ति, ठीक है ना। तो यहां ये भी एक तरीका है सुखाचार के उपभोग का, और इससे आप अपने अधिकारों का, अपने सांपत्तिक अधिकारों का अधिक सुखपूर्ण उपभोग करते हैं। और फिर रूढ़िक सुखाचार है। रूढ़िक सुखाचार में कहता है कि आपको रूढ़ि से, परंपरा से क्या हो सकता है कि दूसरों की संपत्ति पर किसी विशेष अवसर पर या सामान्यतः किसी एक विशेष काम या अनेक विशेष कामों को करने की अनुमति रहे, और कहते रूढ़ि से। तो जब जब उन अधिकारों के उपभोग का अवसर आएगा, तब तब उन संपत्तियों के स्वामी आपको उन अधिकारों के उपभोग से इनकार नहीं कर पाएंगे। शाहजहांपुर जिले में एक गांव है, ठीक है, कुर्रिया कला से आगे, नाम मैं भूल रहा हूं सब, ठीक है। वहां जो एक विशेष वंश के मिश्रा लोग हैं, उनकी एक विशेष पूजा उस गांव में होती है, ठीक है। और वो जब पूजा होगी तो गांव का कोई निवासी अपने घर का उपभोग करने से उस विशेष वंश के लोगों को मना नहीं कर सकता। वो रहेंगे ही उसके घर में, उसी के घर में होगी वो पूजा। ये रूढ़िक सुखाचार है, ठीक है ना, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और वो इनकार करें तो डंडे मारे जाएंगे उनके, उन्हीं के घर में होगी वो, ठीक है। तो ये रूढ़िक सुखाचार के उदाहरण, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर गवर्नमेंट परमिसेस, नो डाउट गवर्नमेंट हैव ए राइट, गवर्नमेंट हैज द राइट टू एक्सपेल एवरीबॉडी from their premises, just like a private person. But if there is a customary right, ठीक है, or right generated from a usage, then they can't deny. और आप देखते हैं कि गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर सभी दल, सभी विचार के लोग अपनी अपनी सभाएं करते हैं और उन्हें कोई इनकार नहीं हो सकता, ठीक है। एंड इफ यू आर गोइंग टू डिनाई, देन
You must make that denial under a law. क्योंकि किसी विद्यमान विधि, इसी के उपबंधों के आधार पर राज्य युक्ति संगत निर्बंधन लगा सकता है, और वो भी पब्लिक ऑर्डर और सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इसके हक में, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी ए लॉ। इफ देयर इज नो लॉ देन यू मस्ट इनेक्ट ए लॉ। क्योंकि ठीक है, आपको इनेक्ट करने से भी नहीं रोका है, कहा अनुच्छेद 19(3) में, बट यू मस्ट इनेक्ट ए रीजनेबल लॉ। और रीजनेबिलिटी अनुच्छेद 19(3) के अंतर्गत चेक की जाएगी, और इसके जो आनुषंगिक अधिकार माने जाएंगे उनकी रीजनेबिलिटी V0 वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास है, कितना यूनियन ऑफ इंडिया है, जो भी हो, उसमें बताए गए तरीके से निर्धारित की जाएगी। ठीक है, अदरवाइज यू कांट डिनाई। ठीक है, तो अनुच्छेद 19(b) 1(b). अब अनुच्छेद 19(1)(c) कहता संगम या संघ या सहकारी समितियां, और सहकारी समितियां 2011 में 97वें संविधान संशोधन से शामिल की, और 2012 से ये इन्फोर्स भी हो गई। इन्हें याद रखना चाहिए, क्योंकि ये प्री में पूछते हैं, हमने जब एग्जाम दिए थे तो पूछा था। ठीक है, इसी को अमेंड किया, तो कहा संघ या संगम या सहकारी समिति, इसे बनाने का हक है। और अगर यह हक नहीं होगा तो देश के लोकतांत्रिक स्वरूप को बरकरार नहीं रखा जा सकता, क्योंकि लोकतांत्रिक स्वरूप को बरकरार रखने के लिए जो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस अपनाया है, हालांकि लोकतंत्रात्मक स्वरूप को बनाए रखने के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस नहीं अपनाया है, लेकिन हमने डेमोक्रेसी इसको अडॉप्ट किया है। भले ही ये भी हो सकता था अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम अडॉप्ट कर लेते इन द प्लेस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस, तो उससे भी डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बट वी हैव अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस। ठीक है, एंड वी हैव अडॉप्टेड द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ द पॉलिटी। हमने राज व्यवस्था के लोकतांत्रिक ढंग को स्वीकार किया, और लोकतंत्र में अगर संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं होगी तो पार्टीज पॉलिटिकल उनको भी गठित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अल्टीमेटली दे आर ऑर्गेनाइजेशंस, वो संघ और संगम ही है। और मूर्खों की बातों में मत पड़िए, मूर्ख तो मूर्ख ही है। अगर मूर्ख न हो, जो मूर्ख क्या होता है, किसे कहते हैं, जो जिसमें संवेदनशीलता नहीं होती वो मूर्ख होता है। ठीक है, आपकी संवेदनशीलता ज्यों ज्यों मरती जाएगी त्यों तो आप मूर्ख होते जाएंगे, क्योंकि संवेदनशीलता यही आपको चौकन्ना बनाती है और आपको सोचने और समझने की शक्ति देती है कि अगर हमने ये किया तो ये हो जाएगा, ये किया तो ये हो जाएगा, तो फिर हमें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए तुलसीदास ने कहा ना कि मूर्ख हृदय न चेत। ठीक है, दिल और दिमाग, इसके बीच फर्क ये है कि दिमाग से अगर आप चलेंगे तो नए की खोज संभव नहीं है, नए की खोज संभव नहीं। आप सोचें, आप किसे दिमाग कहते हो? ठीक है, तो एक तो आप दिमाग उसे कहते हो जो डॉक्टरों के मुताबिक दिमाग है। ठीक है, जो डॉक्टरों के मुताबिक दिमाग है उसे दिमाग कहते हो।
और एक उसे भी दिमाग कहते हो। जब आप दूसरे को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहते हैं थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है ना, तब आपका तात्पर्य उस दिमाग से नहीं होता जिस दिमाग की चर्चा मेडिकल साइंस में हुई है, तब उससे मतलब नहीं होता, ठीक है। तब आपका मतलब जिस दिमाग से होता है वो है आपका अनुभव, वो है आपकी, ठीक है, जो सोचने समझने की शक्ति ईश्वर ने दी है उसके उपयोग से, ठीक है। और आपने सोचने समझने की शक्ति के द्वारा पीछे जो अनुभव कर रखा है उस अनुभव का उपयोग करते हुए, ठीक है, वर्तमान स्थिति के संबंध में निर्णय लेने से आपका मतलब होता है दिमाग लगाओ। यानी दिमाग पूर्व संचित धारणाओं का, ठीक है, बंडल है। जो पूर्व संचित धारणाएं हैं आपकी, पूर्व संचित विचार है, जो पूर्व की घटनाओं से निर्मित आपकी स्मृति है, उसे आप दिमाग कहते हो, ठीक है। तो अगर आप दिमाग से चलोगे तो हमेशा जो कुछ पहले कर चुके हो वही करते रहोगे, कुछ भी नवीन नहीं खोजा जा सकता, कुछ नहीं नवीन हो सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। और दिल एक वो है जिसे आई एम जॉन हर्ट, ठीक है, किताब में आई एम जॉन हर्ट उसमें लिखा गया, वो डॉक्टरों का दिल है, वो डॉक्टरों का दिल है। और जब हम कहते हैं दिल से बोल रहे हैं तो हमारे पास कोई तर्क नहीं है कि हम जो कुछ कह रहे हैं वो क्यों ठीक है, लेकिन हम जो कह रहे होते हैं वही ठीक होता है और हम सिद्ध नहीं कर सकते वो क्यों ठीक है। अगर हम सिद्ध करना चाहें तर्क के आधार पर तो बिल्कुल सिद्ध नहीं हो सकता कि वो क्यों ठीक है, ठीक है। तो अगर आप दिल की बात करोगे तो वो रहस्य की बात है, वो अज्ञात की बात है कि जो कुछ ठीक आप बता रहे हो वो क्यों ठीक है आप बता नहीं सकते, वो अज्ञात की ओर हमें ले जाता है, ठीक है। तो अगर आप दिल से चलोगे, ठीक है, दिल से चलोगे तभी नवीन खोजें संभव है। नवीन खोज सिर्फ तभी संभव है जब आप दिल से चलोगे, और जब आप दिल से चलोगे तो स्मृतियों बुद्धि के आधार पर नहीं चलोगे। इसीलिए ये कहा जाता है या तो दीवाना हंसे, ठीक है, या वो हंसे जिसे तू तौफीक दे, यानी भगवान जिसे वरदान दे वही हंस सकता है, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता है कौन, ठीक है। ऐसे करके बोला जाता है और ये कहा जाता है जैसे जो बहुत साइंटिस्ट या बहुत बुद्धिमान प्रकृति, बुद्धिमान तो नहीं कहें, बहुत ही जीनियस आदमी होता है उसके बारे में अक्सर लोग कहते हैं वो पागल है, ठीक है। वो पागल इसीलिए दिखता है आप क्योंकि वो अज्ञात की खोज कर रहा है और तुम ज्ञात के आधार पर जीवन बिता रहे हो। इसीलिए गोस्वामी जी ने यह नहीं कहा मूर्ख के मस्तिष्क में चेतना नहीं उपजती, उन्होंने कहा मूर्ख हृदय न चेत, मूर्ख के हृदय में चेतना पैदा नहीं होती है। ये शब्द गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है। तो मूर्ख क्या कहते हैं समाज में इससे मतलब मत रखिएगा, मूर्ख तो बेवकूफी है, ठीक है, कि साहब नेता नहीं होने चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, शासन कैसे चलेगा, और शासन के अभाव में मनुष्य जानवर है, जानवर। ये शासन है जो तुम्हें कुछ ना हो मिनिमम आदमी तो बना ही रखता है, कुछ ना हो मिनिमम तो बना ही देता है आदमी। और शासन जिस दिन हटा उनमें से हम में से अधिकांश जानवर होंगे, शायद कोई मिनिमम आदमी हो, और मैक्सिमम वो तो युगों में पैदा होंगे, अभी भी युगों में ही पैदा हो रहे हैं, कृष्ण और राम रोज नहीं होते, ठीक है ना। तो मिनिमम स्टेट में मिनिमम आदमी तो बनाता, और यही उपयोगिता है स्टेट की, इसीलिए हाफ हो, लाख हो, रूस हो, सबने स्टेट को जन्म दिया है।
अब जब स्टेट आवश्यकता है तो स्टेट कैसी हो, इस पर विचार करना पड़ेगा। तो जो वर्तमान में सिस्टम है, इससे बेहतर अभी हम खोज नहीं पाए। हम ये नहीं कह रहे इससे बेहतर नहीं होता, हो सकता होता हो, लेकिन खोज नहीं पाए। और इस सिस्टम को चलाने के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। ठीक है, हमें पॉलिटिकल पार्टी चाहिए और मल्टी पार्टी चाहिए। ठीक है, अगर एक व्यक्ति उसी को शासन करने का हक होगा तो राम और कृष्ण ये तो ठीक रह सकते हैं। ठीक है, ये तो नीति के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध कुछ करेंगे ही नहीं, लेकिन सामान्य व्यक्ति से ही अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो नीति के विरुद्ध कुछ करेगा ही नहीं। जहां धर्म का तात्पर्य पूजा से नहीं है, धर्म का तात्पर्य जीवन जीने के ढंग से। ठीक है, तो और राम और कृष्ण युगों में ही पैदा होंगे, तो इसलिए पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी हमें चाहिए, उसका बिना नहीं चलेगा। और उसके लिए हमें संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता चाहिए। और इसीलिए आपका कहा 19(1)(c) एज अ फंडामेंटल राइट आपको यह स्वतंत्रता गारंटीड करती है। और इस पर जो प्रतिबंध लगाने का शीर्षक है वो अनुच्छेद 19(4) में है। और केवल किसमें लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, कहते भारत की प्रभुत्व और अखंडता या लोक व्यवस्था, यदि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, पब्लिक ऑर्डर और सदाचार यानी मोरालिटी, ये डिसेंसी है। डिसेंसी ज्यादा उपयुक्त रहेगा इसके हितों में। यानी 3 बातें आने, वहां 8 हैं, 19 बने, 4 इधर 4 इधर। ठीक है, फिर लोक व्यवस्था और सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, वो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये बी में। ठीक है, 2, और यहां 3, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी ऑफ द नेशन, डिसेंसी और पब्लिक ऑर्डर, यहां 3 है। ठीक है, अगली 2 उनमें लोकहित और अनुसूचित जाति और जनजाति इनके हित। ठीक है, और फिर जब आएगा 6 तब देख लेंगे। आपको ये प्रतिबंध के आधारों की संख्या, इसे याद करने की भी कोई जरूरत नहीं, चीजों को सिर्फ समझ लेना है बस। और एक बार समझ ली फिर कोई दिक्कत नहीं बच रही। तो जो प्रतिबंध के शीर्षक है वो भी यहां बताएंगे, और वो 3 है। और संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट होने के कारण आपको संगम या संघ आपने क्यों बनाया ये नहीं बताना है, वो तो आपको स्वतंत्रता है। जैसे ठीक वैसा ही सिद्धांत जैसा सेक्शन 9 सीपीसी के संबंध में। सेक्शन 9 सीपीसी में क्या कहता है कि सभी सिविल वादों के संज्ञान की अधिकारिता सिविल न्यायालय में होगी, बशर्ते संज्ञान सिविल न्यायालय द्वारा लिया जाना किसी विधि द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से रोका न गया हो। यानी आपको न्यायालय को यह नहीं बताना है कि उसे सिविल वाद का संज्ञान क्यों लेना चाहिए, वो लेगा। आपका वाद केवल सिविल प्रकृति का होना चाहिए, सिविल नेचर होना चाहिए। सिविल सूट और सिविल नेचर का सूट, इसके बीच क्या फर्क होता है ये इस समय बताए जाने लायक स्थिति नहीं है, लेकिन फर्क है, ये खूब समझ लीजिए। सिविल नेचर सूट और सिविल सूट, इसके बीच भारी अंतर है। जब बात करेंगे तब करेंगे। आपने अगर ये साबित किया कि हमने जो सूट प्रस्तुत किया है वो सिविल नेचर सूट है, तो सिविल न्यायालय
संज्ञान लेने को बाध्य है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेक्शन 9 उसे विधायी निर्देश दे रहा है, उसके बाद कोई विकल्प नहीं। हां, अगर कोई ये कहता है कि उसे संज्ञान नहीं लेना चाहिए, उसे ये बताना पड़ेगा क्यों नहीं लेना चाहिए। क्योंकि केवल एक सूरत बताइए जिसमें वो सिविल प्रकृति के वादों का संज्ञान नहीं लेगा। वो सूरत क्या है कि किसी विधि के द्वारा अभिव्यक्त या विविक्षित रूप से संज्ञान को रोका गया। अगर रोका नहीं गया तो फिर सिविल न्यायालय संज्ञान लेगा, ये सामान्य नियम। तो ऐसे ही आपको संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। मीनिंग देयरबाय, इफ यू आर गोइंग टू फॉर्म द, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, then you are not needed to disclose the reasons before any authority, because you have a freedom to form the organization, association and cooperative societies. But if the state, not anybody, if the state is going to restrict your freedom, then state must impose that restriction through the process of law, and that law by which he is going to restrict your freedom, that must be a law, meaning thereby that must be just, fair and reasonable. Otherwise it can't be said that you have imposed the restriction by a reasonable law. And restriction should also be, ठीक है, रीजनेबल। जो प्रतिबंध है उसे भी युक्ति संगत होना ही चाहिए। लेकिन एक चीज खूब समझ लें कि आपको संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, इस बात की कोई स्वतंत्रता नहीं है कि संघ एवं संगठन जिस उद्देश्य को लेकर बनाया गया है, यद्यपि संघ और संगठन हमेशा किसी न किसी उद्देश्य को लेकर बनाए जाएंगे, उस उद्देश्य को प्राप्त करने का भी आपको फंडामेंटल राइट है, ऐसा नहीं है। और इस अधिकार के न होने के क्या परिणाम होंगे और इस विषय पर उच्चतम न्यायालय के क्या मत आए हैं, इस सब की चर्चा कल करेंगे, देखें।